नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और आज हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री जी हैं। देश भर में जिस तरह से किसानों और सरकार के बीच एक गतिरोध बना हुआ है, एक जो बैठकों का जो दौर है, कभी हाँ कभी ना। अब 9 दिसंबर को बैठक है और उसके पहले आज 7 दिसंबर को कितने ही लोग अन्नदाताओं को अपना सपोर्ट देने के लिए व्रत रख रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो सैनिक हैं, वो अपने अपने जो मेडल्स हैं, जो पुरस्कार हैं, उनको वापस करने की बात कर रहे हैं। 8 दिसंबर को 11 से 3 बजे तक का पूरा देश भारत बंद की कॉल है। इन तमाम गतिविधियों के बीच हालात ये बने हुए हैं कि ठिठुरती ठंड में जो हमारा अन्नदाता है वो सड़क पर है और इसको लेकर जो आम जनता है उसके तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। फिलहाल सरकार और किसान के बीच जिस तरह का ये डेडलॉक बना हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे साथ खुद पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री जी मौजूद हैं। सोमपाल शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नमस्ते। संवाद में। सबसे पहले ये समझाइए कि जो किसान हैं वो भ्रम फैला रहे हैं स्थिति में, या सरकार भ्रम फैला रही है? ये जो डेडलॉक की स्थिति है ये आखिर बनी ही क्यों? अगर आप होते इस स्थिति में तो आपका किस तरह का नजरिया होता, किस तरह से इस पे सल्यूशन सामने आ पाता? कि अनिका जी, यह कहना कि किसान भ्रम फैला रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा जनसमूह, भ्रम फैलाने की बात में जो गंध है वो एक षड्यंत्र की गंध आती है। जनमानस में कभी षड्यंत्र नहीं हुआ करता। षड्यंत्र होता है सीमित लोगों के दायरे के अंदर। तो किसानों को के ऊपर यह आरोप लगाना कि वो भ्रम फैला रहे हैं, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। वो एक प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वो प्रतिक्रिया अब उग्र से उग्र रूप धारण करती जा रही है। उसकी एक पृष्ठभूमि है। जी। पृष्ठभूमि यह है कि सरकार ने 5 जून को 3 अध्यादेश जारी करके और यह दावा ठोक दिया कि आजादी के बाद पहली बार हम किसान को स्वतंत्रता देने जा रहे हैं। एक तो इसके ऊपर सवाल उठा कि अध्यादेश की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि जो वैधानिक परंपरा है विधान बनाने की, तो उसे संसद में या किसी भी विधायिका में जब तक के कोई आपातकालीन स्थिति नहीं हो, वह ऐसे समय आया करती है कि जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी विधान को संविधान के विरुद्ध अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया और उसको किसी एक तिथि तक अगर ठीक नहीं किया गया तो उससे कठिनाई हो सकती है, देश के जनजीवन में कानूनी व्यवस्था भंग हो सकती है। तो उस समय अध्यादेश जारी किया जाता है। या कोई और ऐसी आपातकालीन स्थिति हो, जबकि संसद का सत्र आसन्न था, बहुत निकट था, तो अध्यादेश का जो रूट एडॉप्ट किया गया उस तमाशे की आवश्यकता नहीं थी। मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तमाशा। जी। परंतु इस वर्तमान सरकार की एक प्रवृत्ति है कि वो प्रत्येक चीज को इवेंट मैनेजमेंट तमाशा बनाकर दिखाना चाहते हैं। तो अध्यादेश जारी किया और उसका इतना प्रचार किया और फिर उसको संसद में ले आए। तो लोकसभा में तो मान लीजिए इनका बहुमत था तो वो पास हो गया। राज्यसभा में विपक्ष चाहता था कि इसके ऊपर वोटिंग हो जाए, जिसको संसद की भाषा में मत विभाजन कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। तो उन्होंने ये मांग की, तो उस समय जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने कहा नहीं, इसको तो वॉइस वोट से हम पास करेंगे। तो अगर मांग कर रहा था विपक्ष और इनको था कि ये पास हो जाएगा, हमारे पास बहुमत है, तो इन्होंने मत विभाजन कराने से ये क्यों कतराए। तो उससे एक दूसरी आशंका पैदा हुई। फिर इसकी एक पृष्ठभूमि है अनिका जी। 2014 के चुनाव से पूर्व के मैं आपको ले जाना चाहूंगा। उस समय किसानों से संबंधित एक वायदे का सबसे अधिक प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका उनको लाभ भी मिला और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से भी वो सैकड़ों बार कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की उस सिफारिश को लागू करेंगे जिसमें उन्होंने ये कहा था C2 लागत जो आती है, खेती की जो कॉस्ट आती है, उसके ऊपर 50% जोड़कर सभी जिन्सों के मूल्य हम घोषित करेंगे और उनकी खरीद सुनिश्चित करेंगे उस दाम के ऊपर। तो अब उसको बहुत प्रचार किया गया, उसका लाभ भी मिला पार्टी को, सत्ता में आ गए। तो 2001 वर्ष तक जब इन्होंने उसे लागू नहीं किया
तो कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति समूह, मुझे याद नहीं है, कोई एनजीओ, वो लोकहित याचिका लेकर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सर्वोच्च न्यायालय में चले गए। सर्वोच्च न्यायालय ने जब इनको पूछा कि आपने वायदा किया था और हमारे पास ये याचिका आई है, तो आपका क्या प्रत्युत्तर है, तो इन्होंने उसमें एक एफिडेविट फाइल कर दिया, हलफनामा, कि वर्तमान संसाधनों में यह संभव नहीं है। तो इसका मतलब आपने इतना बड़ा वायदा किया, लिखित किया, करोड़ों से पूरे देश से सरेआम किया और लिखकर अपने घोषणा पत्र में, और अब आप एफिडेविट दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो उच्चतम न्यायालय है भारत का, कि हम ये संभव नहीं है। तो अगर संभव नहीं था तो इसका मतलब आपने जानबूझकर लोगों को भ्रमित करने के लिए, वोट आकर्षित करने के लिए झूठा वायदा किया, यही अर्थ हुआ ना उसका। चलिए कोई बात नहीं, 15 निकल गया। 16 में इन्होंने एक और नारा देना शुरू किया कि हम 2022 तक भारत के सब किसानों की आय वर्तमान से 2 गुना कर देंगे 6 वर्ष में। यानी सीधा सवाल ये था कि 12-12.5% प्रति वर्ष वास्तविक आय में, रियल इनकम में, नॉमिनल इनकम में नहीं, बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। कुछ हुआ नहीं उस संबंध में। और स्थिति है कि अगर 2013 का जो कीमतों का स्तर था मूल्यों का, उससे और अब के मूल्य स्तर को देखा जाए तो किसानों की वास्तविक आय 25 से 30% कम हुई है। ये एक अध्ययन का विषय है, जो मैंने मोटा आंकड़ा लगाया उसके आधार पर कह रहा हूं, हालांकि उसका कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं हुआ। तो अब किसानों को यह हुआ कि वो 2 गुनी आय करने का एक और नारा दे दिया। फिर कहीं इनके बाद किसी बड़े नेताओं ने यह भी कह दिया कि आपने पहले तो वायदा किया था और अब आपने कह दिया ये संभव नहीं है, तो वायदा क्यों किया? तो कहा ये तो चुनावी जुमले हुआ करते हैं। तो जब चुनावी जुमले लोग सुनते थे तो आपका ये जो जुमले वाला कैजुअल रिमार्क है, इसका भी तो नोटिस लेंगे लोग। तो इन सब चीजों से क्या हुआ कि सरकार के प्रति किसान का अविश्वास हो गया, अंग्रेजी में जिसको ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं। और सरकार ऐसी चीज है, उसके लोगों के बीच में जब तक विश्वास बना रहता है तभी तक वो चलती है। करेंसी, बैंकिंग, इन सब के विषय में है। कोई पारस्परिक संबंध परिवार का हो, विश्वास के ऊपर टिका है। तो किसान का विश्वास निश्चित रूप से डगमगाया। तो अब इन्होंने क्या किया, अकस्मात, जो एक मैं अक्सर कहा करता हूं कि जैसे जादूगर करता है, प्रोड्यूसिंग ए रैबिट आउट ऑफ द हैट। तो मोदी जी को ये चमत्कारी घोषणाएं करने की आदत है, नारे देने की आदत है, जैसे स्वच्छ भारत दे दिया, कुछ और दे दिया, आत्मनिर्भर भारत दे दिया। तो अब इस तरह का एक इन्होंने करके दिखाया कि जैसे हम कोई बहुत बड़ा किसान के लिए चमत्कारी काम कर रहे हैं। उसके पीछे था ये कि चाहे आप रिजर्व बैंक की रिपोर्ट्स पढ़ें जब से ये सरकार आई, और उससे पहले भी, या इनके जो परामर्शदाता अर्थशास्त्री हैं, सारे तथाकथित आधुनिक अर्थशास्त्री, वे लोग ये समझते हैं कि ये जो खाद्य वितरण प्रणाली है और सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने की जो व्यवस्था है, ये केंद्र सरकार के राजस्व पर अनावश्यक बोझ है। और जो संसाधन आधारभूत ढांचे के विकास में लगाकर आर्थिक विकास को गतिशील बनाया जा सकता है, वो संसाधन इसमें लग जाते हैं। इसलिए उन्होंने इनको लगातार परामर्श दिया कि इसको आप छोड़ दीजिए और प्राइवेट सेक्टर का और किसान का सीधा संबंध कराइए, सरकार इसके बीच में से निकले। तो ये जो सारे इनके नीति वक्तव्य थे, जिसमें हमारे वर्तमान वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी का 2019 का भाषण भी है, जिसमें कहा कि ये जो मंडी समिति वाला कानून है और ये व्यवस्था, ये सड़ी गली हो चुकी है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। तो इन सबसे किसान को ये आशंका हुई कि आमदनी 2 गुनी रह गई, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश भी रह गई, अब ये जो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता था वो भी हटा दिया। एक बात और अंत में, कि जब 4.5 वर्ष तक इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की अपने वायदे के ऊपर, स्वामीनाथन सिफारिश के ऊपर, तो 2018 के अंत में उसको निकाला और ये घोषणा कर दी अचानक कि हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कर दी। उसमें एक चुंगी काट ली, उसमें एक किसान के साथ धोखाधड़ी कर दी कि जो C2 का स्तर था लागत का, उसको घटाकर A2 + FL फैमिली लेबर पर ले आए और उस पर 50% जोड़कर कर दिया। तो वो तो पहले से ही लागू था, उसमें आपने कौन सी नई बात की है? अगर 10-20 रुपया बढ़ा भी दिया टोकन, तो उससे पूरी नहीं हुई बात। तो इन सारी बातों से किसानों का विश्वास हिला। इसलिए उन्हें लगा कि जिस शोषणकारी व्यवस्था के पंजे में हम पहले थे, पूंजीपतियों के, आड़तियों के, जमाखोरों के, मुनाफाखोरों के,
अब हमें वहीं वापस सरकार धकेल रही है, इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। ये उसकी पृष्ठभूमि है। आप कृषि मंत्री रहे हैं पूर्व में, जी अगर आप इस वक्त होते तो ये जो जी। डेडलॉक है, क्या ये स्थिति यहां तक पहुंचने देते? और अगर पहुंच गई है, जो आज की स्थिति है कि 9 दिसंबर को फिर से वार्ता होगी छठे दौर की, तो आपको लगता है कि इसमें कहीं नीयत की कमी है या कहीं सरकार की मजबूरियां हैं? नहीं, सरकार की कोई मजबूरी नहीं है। सरकार की तो केवल हठधर्मिता है। ये तो मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ, सरकार के विभिन्न पदों पर रहने के आधार पर, उसके नाते कोई व्यवस्था सरकार की नहीं है, केवल हठधर्मिता है। और लोगों को बहकाकर, फुसलाकर और चीजों को टलाकर इस स्थिति तक पहुंचने का उत्तरदायित्व यदि किसी का है तो केवल सरकार का है। आपने मेरी बात कही, तो मैं ये दावा तो नहीं करता कि प्रत्येक व्यक्ति को मैं संतुष्ट कर पाता, परंतु मैं इसकी जो प्रक्रिया अपनाता वो ये होती कि जब ये इस तरह के परिवर्तन करने होते हैं तो मैं जो किसानों के संगठन हैं उनसे समूह में अपने जिम्मेदार अधिकारियों या मंत्रियों के माध्यम से एक संवाद स्थापित करता, उनको बताता कि देखिए अभी तक मुझे ये बताइए कि किसानों को जो दाम मिल रहा है, उनको जो बाजार की अनिश्चितता का मुकाबला करना पड़ता है, कभी किसी चीज के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, कभी बहुत घट जाते हैं। जब बढ़ जाते हैं तो सरकार अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं, जैसे आयात करना है, भंडारण की सीमा के ऊपर सीमा लगा देना है, मूल्यों का अधिकतम मूल्य तय कर देना है। परंतु जब वो गिर जाता है, और कभी टमाटर किसान को बाहर फेंकना पड़ता है सड़कों पर, खेतों में, कभी उसको प्याज फेंकना पड़ता है, कभी लहसुन फेंकना पड़ता है, कभी दूसरी सब्जियां, कभी फल, कभी दूध उड़ेलना पड़ता है सड़कों पर। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, तो उनके हम सुझाव लेते हैं। और वो बहुत सारे सुझाव हैं जो व्यावहारिक सुझाव हैं, कोई नई बात नहीं है वो। उनसे बात करने के बाद उनसे कहते कि देखिए, एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल 2 जिन्सों के लिए मिलता है ज्यादातर, धान और गेहूं। गन्ना और कपास का भी मिलता है। गन्ने का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो मिलें देती है, सरकार नहीं देती। कपास के लिए कभी कभी एक विशेष आदेश करके कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीद कर लेता है, कभी नहीं भी करता। तो जो 23 जिन्सों के आप न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर खरीद सुनिश्चित नहीं करते तो मूल्य घोषित करने की पवित्रता, उसकी सैंक्टिटी क्या है? तो मैं उनको आश्वस्त करता कि मैं वादा करता हूं कि चाहे सरकार वहां हमारे दल की हो अथवा किसी अन्य दल की हो, मैं कृषि मूलतः राज्यों का विषय है, उनके मुख्यमंत्रियों से अलग अलग बात करके भी और उनका सम्मेलन बुलाकर भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मंडी की जो व्यवस्था सुचारू रूप से पंजाब और हरियाणा में चल रही है वह पूरे भारत में उपलब्ध हो, वहां के गरीब किसानों को भी इसका लाभ मिले। तो किसान का एक विश्वास जमता कि हाँ, सरकार वास्तव में हमारे हित की बात करना चाहती है, उसके दिल में हमारे प्रति दर्द है। दूसरा यह कि हम ये कहते कि देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो लाभ है वो केवल 23 जिन्सों को मिल रहा है। उनको भी, हालांकि सबको नहीं मिलता, जैसे मैंने कहा ना, सब किसानों की खरीद होती, परंतु फिर भी अगर मान भी लें तो 23 को मिला ना। अब उनका जो योगदान है कृषि के कुल उत्पाद में, वो तो मिलाकर 25-30% है। बाकी तो दूध का है, मछली का है, अंडे का है, सब्जी का है, फल का है, इन चीजों का हो। कई बार आपने देखा कि मंडी में आते हैं तो 1 रुपया भाव भी नहीं मिलता, जो ट्रक का भाड़ा है किसान का वह भी नहीं निकलता। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं कि किसान ट्रक छोड़कर वापस भाग जाता है कि भाई आप ही इसको खरीद लो, आप ही भाड़ा दे देना। कोरोना काल में तो इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए, और क्योंकि भारत में भी अब इन चीजों की मांग बढ़ रही है, सब्जी की, फल की, इन चीजों की, क्योंकि जो फूड बास्केट है उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। और एक बड़ी बात है कि यूरोप सहित जितना भी उत्तरी दुनिया है उसमें 7 महीने फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट पैदा नहीं होता जी। तो वहां इनकी बड़ी भारी मांग है। और जब से भारतीय लोग जो हैं वो वहां जाकर बसे हैं, तो भारतीय खाद्य पदार्थों और हमारे व्यंजनों के प्रति वहाँ स्वाद भी बढ़ा है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और वो, तो वहाँ दालों का निर्यात हो सकता है, हमारे फल का निर्यात हो सकता है, ताजी सब्जियों का निर्यात हो सकता है, और औषधीय और सुगंधितदायक पौधों की खेती हो सकती है।
और परंतु उनका मार्केटिंग उस बाजार में जाकर किसान तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा तो 95% किसान 4 हेक्टेयर से छोटा है। बिल्कुल उसकी स्थिति नहीं है कि वो यूरोप एक्सपोर्ट करे, वो तो कंपनियां करेंगी, व्यापारी करेंगे, पैसे वाले लोग करेंगे। तो उनको ये कहा जाए कि एक उसकी लागत का आकलन करके, प्याज का, टमाटर का, आलू का, दूसरी सब्जियों का, फल का, उससे ऊपर, और वो कॉन्ट्रैक्ट करके फार्मिंग कराएं। जैसे कि पाकिस्तान हमसे बड़ा आम का एक्सपोर्टर है, मजे की बात है, छोटा सा देश जी। जहां परंपरागत रूप से आम होता नहीं था, वो हमारे दशहरी, रटौल, चौसा और लगड़ा इन आमों को ले गए। और यूरोप में आप जाएंगे तो पाकिस्तान का आम मिलता है। मैं तो गया हूँ यूरोप के लगभग सभी देशों में, वहां देखते हैं तो पाकिस्तान का आम है, भारत का नहीं है, जबकि भारत में उसे पैदा करने की बहुत संभावना है। ही तो कह रही है कि हम खेती को उस लेवल पे पहुंचाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जो हमारा जो उत्पाद है वो विदेशी मार्केट में पहुंच पाएंगे। लेकिन ये जो बीच का गैप है, जो करने की जरूरत है और जिस तरह से किया जा रहा है, जो एमएसपी का जो आश्वासन है, जो किसान मांग रहे हैं, अगर वो मिल जाएगा और उसके बाद ये सारी चीजें की जाए, तो इसमें क्या गलत है? आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला अनिका जी। असली बात यही है कि जो उसकी न्यूनतम आवश्यकता है और जो सबसे बड़ी कठिनाई है कि उसकी लागत भी रिकवर नहीं होती। पहले आप उसकी सुनिश्चितता करिए, जी और वो व्यवस्था चाहे आधी थी, लंगड़ी लूली थी, कुछ चल रही थी, पर आपके नीति निर्धारकों के लगातार घोषणा, वो आते हैं नीति पत्र, और उनसे ये सूचना किसानों के पास अब पहुंच रही है। किसान अब 60 के 70 के दशक का अनपढ़ किसान नहीं है, जी और जो हम जैसे लोग किसानों के प्रतिनिधि आए राजनीति में और उसमें दूसरी व्यवस्थाओं में, तो उनको इन बातों का पता चला है कि इस बहाने सरकार इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के ऊपर जो खरीद है उससे पीछा छुड़ाकर हमें उन्हीं के पंजे में डालना चाहती है, जहां हम 30, 40, 50 के दशक में होते थे। जी। तो तो आपने यानी सही कहा कि उनको पहले ये सुनिश्चित करें और फिर ये कहें ये तो हम देंगे ही देंगे, हम आपके लाभ के लिए ये कर रहे हैं, और अगर आपसे कोई दुर्व्यवहार करता हो तो मैं, मोदी कहेंगे मैं बैठा हूं ना किसानों का साथी, मैं हूं ना, तो अगर कहीं आपको कोई कठिनाई आए। नेगेटिव है, और जो ये बीच में कम्युनिकेशन गैप है, या तो वो नैरेटिव तैयार किया गया है जानबूझकर, जैसे कि आपने बोला कि नियत नहीं नजर आ रही। तो जो एमएसपी की मांग है, यही तो बात है कि एक तरफ किसान कह रहे हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी मांग है, और अभी तक सरकार, जब ये पिछली 2 वार्ता से पहले तक सरकार अड़िग थी कि इन कृषि कानूनों का, सुधारों का एमएसपी से कोई नाता नहीं है। हाँ, अब जब किसान पुरजोर तरीके से अपने फौलादी इरादों को दिखा रहे थे, अड़िग थे, तब सरकार कहीं ना कहीं मानी कि हम 8 मुद्दों पर संशोधन को तैयार है। उन्होंने, मंत्री जी ने, जो तोमर जी, उन्होंने ये भी कहा कि हम लिखित में देने को तैयार हैं। इसमें क्या है, एमएसपी तो मिलता था, मिलता रहेगा, हम लिखित में देने को तैयार है। मगर यहाँ फाइन पॉइंट ये है कि लिखित में क्या देने को तैयार है, कि एमएसपी मिलता आया था जिस तरह से मिल रहा है, क्योंकि लोग जो है, सरकार बोल रही है कि हम प्रोक्योरमेंट करते जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अपने आंकड़े दे रही है, स्टैटिस्टिक्स दे रही है, मगर जो एमएसपी पर खरीद की बात है, जो वो भाव है, वो तो अभी भी किसानों को नहीं मिल रहा। और अगर वो लिख कर भी दे देंगे तो उससे क्या होगा, जब तक वो उसे बाध्यकारी और दंड का उसमें प्रावधान ना लाए। आपकी क्या इसमें मानना है? मैं आपको दोबारा से दोहराना चाहूंगा 4 घटनाएं। लिखित आश्वासन था ना मैनिफेस्टो में कि हम C2+50% लागू करेंगे, नहीं दिया। जी फिर लिखित दे दिया कि ये वर्तमान संसाधनों में संभव नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में, वो लिखित नहीं था। बिल्कुल। फिर संसद में वक्तव्य दे दिया वित्त मंत्री ने कि ये जो एपीएमसी वाला जो सिस्टम है, मंडी समिति वाला, ये पुराना सड़ा गला हो गया, इसको समाप्त कर देना चाहिए। तो संसद के पटल पर दिया हुआ वचन, क्या वो लिखित नहीं है? फिर ये कहा कि हम 2022 तक दोगुनी आमदनी कर देंगे, कितना उसका ढोल पीटा गया और संसद में वक्तव्य दिए गए, वो क्या लिखित नहीं है? तो जब उनके ऊपर आपने अमल नहीं किया, आचरण नहीं किया, तो सरकार कैसे मान ले, किसान कैसे मान ले कि आपके लिखित आश्वासन पर आप करेंगे? हमने, ये कोई नई बात नहीं अनिका जी, एक और मैं इतिहास बताना चाहूंगा संक्षेप में, कि ये सिफारिशें तीनों भानु प्रताप सिंह जी की अध्यक्षता में बनी एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के ने की थी,
26 जुलाई 1990 को श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, जब चौधरी देवीलाल कृषि मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, तो तब से ये लंबित पड़ी थी। ये कांग्रेस ने भी और दूसरे दलों ने भी लागू नहीं की। वो सरकार तो उसके 1-1.5 महीना बाद चली गई, वो कर नहीं पाई। वो रहती तो दावे से करती लागू, परंतु उसमें हमने ये कहा था कि ये तो चाहिए, पर इससे पहले आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक अधिकार बनाइए किसान का। मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ दर्शकों के लिए कि सुबह से भी ये बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, खबरों में, कि 2008 में भी ये मांग की गई थी। बीएल संतोष जी हैं जो कि भाजपा के महासचिव हैं, इस तरह की खबर है कि उन्होंने ये बात सामने की है कि 2008 में किसान संगठनों ने मांग की थी कि प्राइवेट ट्रेडर्स आए और प्राइवेट कंपनियां गेहूं को खरीदें, मगर बात सिर्फ उतनी बोली गई, सेलेक्टिव। उसके आगे जैसे आप अपना बता रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं ये बात सिर्फ गैप भरना चाहती थी। मगर मैं कहना चाहता हूं, हमने गारंटी की बात कहीं ना कहीं ओछल हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, जो बहुत जरूरी है समझना। जी जी, तो 4 बहुत ठोस सुझाव दिए थे, बड़े कॉन्क्रीट रिकमेंडेशन लिखित हैं, वो मेरे पास वो रिपोर्ट रखी है, आप चाहें तो मैं उसे लाके दिखा दूंगा आपको। उसमें कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को की वैधानिक गारंटी सरकार दे, यानी वैधानिक जिम्मेदारी ले कि जब तक एक एक दाना बचेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो वो उसे खरीदेगी। उससे ऊपर अगर भाव मिलता है तो बहुत अच्छा है, सरकार नहीं खरीदे। उसमें लिखा भी जाता है सीएसीपी की रिपोर्ट में that farmers are expected to realize more than the minimum support। मिनिमम सपोर्ट तो उसे बचाने की बात है कि वहां से नीचे जाएगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो एक तो वो वैधानिक गारंटी दीजिए। दूसरे, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है, उसका नाम तो कमीशन है, कृषि मूल्य लागत और मूल्य आयोग। वो एक छोटा सा विभाग है जिसका सचिव वो संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर उसका चेयरमैन होता है। तो हमने कहा था कि इसको आप जुडिशियल ट्रिब्यूनल की तरह संवैधानिक दर्जा देकर स्वायत्त शासी आयोग बनाइए और उसको 10 या 11 लोगों का एक समूह बनाकर, जिसमें अर्थशास्त्री भी हो, प्रशासनिक अधिकारी भी हो, न्यायाधिकारी भी हो, किसानों के प्रतिनिधि भी हो, उपभोक्ता के प्रतिनिधि भी हो, उसका एक बनाकर उसकी जो सिफारिश है वो सरकार के ऊपर बाध्य होनी चाहिए, जो मूल्य समर्थन मूल्य घोषित करते हैं, और सब चीजों का की खरीद होनी चाहिए। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हमने कही थी, वो कही थी पेरिशेबल कमोडिटीज के बारे में, या जो अच्छी ऐसी कमोडिटी है जिनका एक खास तरह का, मान लीजिए कहीं से कहा कि नहीं 50,000 टन हमें शरबती गेहूं चाहिए और वो इस वैरायटी का चाहिए, हमको 306 गेहूं चाहिए या 519 चाहिए या 481 चाहिए, तो हमें वो उगाना है। तो कंपनी कहे फार्मर से कि सरकार आपको 1975 दे रही है, मैं आपको 2500 रुपया देता हूं, मेरा ये उगा दीजिए। तो किसको बुरा लगता है बताइए? परंतु उससे कम तो नहीं जाएगा, तो आप उस व्यवस्था को हटा दें। जा रही है इन सारे कृषि सुधारों में, सुधार तो हुए, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग है किसानों की, चाहे वो मांग ना भी करते, पर ये सरकार का दायित्व है, जैसे कि सोमपाल शास्त्री जी ने सामने रखा कि इतिहास में पहले भी इस तरह की कोशिशें हुई हैं जहां पे ये सुनिश्चित किया गया कि एमएसपी की गारंटी होगी, और वही मसला इस वक्त भी बना हुआ है। सोमपाल जी, एक बात समझना चाहेंगे कि जो परामर्शदाता अर्थशास्त्री जिनका आपने जिक्र किया, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो एक एमएसपी का जो सिस्टम आया था वो इसलिए आया था क्योंकि पहले बहुत डेफिशिएंसी थी सिस्टम में, बहुत सारी वॉलेटिलिटी थी, कभी फैमिन आ जाता था, कभी कुछ था, तो एक गारंटी चाहिए थी अन्नदाता को जो प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन अब तो हमारे देश में जरूरत से ज्यादा उपलब्धता है, इस तरह का तर्क दिया जाता है कि अब मार्केट रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब हमें उस एमएसपी का जो पूरा पॉलिटिक्स है, क्योंकि लोग एमएसपी के चक्कर में खास तौर से पंजाब हरियाणा में धान और गेहूं ही उगाते हैं, फसलों का डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, वाटर टेबल नीचे जा रहा है, ये तमाम तरह के तर्क सामने दिए जाते हैं। आप इनको किस तरह से देखते हैं? आपको लग रहा है कि इसमें कुछ चीजें तो जो बोली जा रही हैं सही हैं, लेकिन उसको सही पर्सपेक्टिव में नहीं रखा जा रहा है? आपका क्या मानना है? आपने एक वर्ड यूज किया, एक शब्द सेलेक्टिव।
तो इन पॉलिसीज की एडवोकेसी करते समय ये अर्थशास्त्री भी सेलेक्टिव चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं। एक तो उनको यह पता नहीं है कि भारत में कृषि में आज भी कई प्रकार के असंतुलन हैं, और वो असंतुलन मुख्यतः सरकार की गलत नीतियों के कारण है। दोबारा दोहरा रहा हूं, वो किसान की गलती नहीं है। जब आप 23 जिन्सों के भाव घोषित करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं केवल 2 जिन्सों को, धान और गेहूं को, बाकी को प्रोटेक्ट नहीं करते, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की व्यवस्था नहीं करते, तो किसान उनको क्यों उत्पादित करेगा? और जब उसने डाइवर्सिफिकेशन का आपने उसको उपदेश दिया तो वो सब्जी उगाने लगा, वो फल उगाने लगा, उसने दूध का उत्पादन बढ़ा दिया। विश्व में आज सबसे बड़ा उत्पादक है भारत पिछले लगभग 1 दशक से। तो उसके दाम गिर गए, एक दफे दूध गया 32 रुपए किलो तक, अब वर्तमान में फिर 18-22 पर आ गया, जबकि उसकी लागत बढ़ गई है। तो डाइवर्सिफिकेशन आप उपदेश दे दें, आपके खाने की टेबल को किसान सजा दे और उसकी लागत भी उसको रिकवर नहीं कर पाए, तो वो क्यों उगाएगा? वही बेवकूफ मिला है क्या आपको? और यह आरोप उसके ऊपर लगाना कि उसने असंतुलन कर दिया, असंतुलन आपकी मूर्खता के कारण हो रहा है। और ये जो तथाकथित अर्थशास्त्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 1 दर्जन को जानता हूं, एक बहुत कड़वी टिप्पणी कर रहा हूं परंतु बहुत जिम्मेदारी के साथ, ये सब कॉरपोरेट सेक्टर के दलाल हैं, खरीदे हुए उनके, और उनके लाभ की जो चीज होगी उसको अपनी विद्वत्तापूर्ण भाषा में ढालकर और ये उसका प्रचार करते हैं, सरकार में नीति निर्धारण करते हैं। किस तरह से ये नीति निर्धारक इन मंत्रालयों के अंदर घुसपैठ करते हैं, उनके अधिकारियों से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं और उनको लागू कराते हैं। बहुत भयावह स्थिति है ये। तो वो जानबूझकर ये गलत कह रहे हैं। एक बात और सुन लीजिए, दाल लगातार आयातित हो रही है, खाद्य तेल आयातित हो रहे हैं, तो ये इम्बैलेंस है, भारत में ये पैदा हो सकता है। एक बात के लिए मैं बधाई भी दूंगा मोदी जी को कि दालों के और तिलहन के दाम पहले के अपेक्षा ज्यादा गति से बढ़ाए। उसका परिणाम भी हुआ कि भारत इनमें भी आत्मनिर्भरता के स्तर पर पहुंचने वाला है। परंतु 55 रुपया घोषित कर दिया मूंग की दाल का और बिकती रही वो 2800 से 3800 रुपया, तो फिर एक झूठ बोला तो किसान का विश्वास हिला। तो ये जो असंतुलन है, ये जो डाइवर्सिफिकेशन की कमी है, ये भी तो सरकार की नियत का ही सवाल है, उनकी अक्षमता का सवाल है, उनकी समझ का नहीं सवाल है, उनके किसान का दर्द नहीं है। एग्रीकल्चर प्राथमिकता के तौर पर इनके रडार पर ही नहीं है कहीं। रडार पर तो फिर वो है सब पूंजीपति और वो जामा पहनाते हैं किसान के हित का। एक और तर्क लगातार दिया जा रहा है कि अगर एमएसपी को बाध्यकारी बना दिया जाए, अगर जो व्यापारी खरीद करेंगे और उनको अगर इसको बाध्यकारी बनाने के बाद अगर उन्हें दंड देने का प्रावधान कर दिया जाए, तो ऐसे में जो विदेश से सामान है उसकी फ्लडिंग हो जाएगी। हमारे देश में बहुत सारा खाद्य पदार्थ बाहरी देश से आएगा क्योंकि उसका जो दाम है वो सस्ता है। तो वो तो कह रहे हैं कि ऐसे में तो हमारे किसानों की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। इसको समझने की कोशिश करें, मगर इसको हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं क्या वाकई? मैं समझाता हूँ। ये भी सरकार की या तो मूर्खता है या बेईमानी है। दोनों शब्द रिपीट करता हूं, या तो मूर्खता है या बेईमानी है। मूर्खता तो इसलिए है कि यह कहना कि विदेशी चीजें हमें फ्लड कर देंगी। क्यों कर देंगी फ्लड? अमेरिका में 1932 में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली का शुरुआत हुआ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के समय, महामंदी के दौरान, जिसे ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तब से अब तक वहां लगातार चल रहा है और तब से एक परंपरा है वहां अनिका जी कि हर 5 वर्ष में फेडरल गवर्नमेंट यानी वहां की केंद्रीय सरकार अमेरिका की एक फार्म बिल घोषित करती है 5 साल के लिए। तो पिछला जो फार्म बिल अब से 1.5-2 वर्ष पहले घोषित हुआ था, उसमें $810 बिलियन की सब्सिडी किसानों को देने की घोषणा है फेडरल गवर्नमेंट की। और अगर आप किसान के स्तर पर देखें तो किसानों की 40% आय, यानी किसान को अगर 1 लाख रुपया आय होती है तो उसमें से 40,000 रुपया सरकारी सब्सिडी के कारण है। उसे यूरोप में आ जाइए, मैंने स्विट्जरलैंड के फेडरल ऑफिस में जाकर खुद स्टडी किया। 2,993 यूरो
यानी लगभग 3,000 यूरो, जिसको अगर भारतीय रुपए में आप कन्वर्ट करें तो 2.5 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर, यानी 1 लाख रुपया प्रति एकड़ यूरोपीय सरकारें अपने किसानों को वजीफा देती हैं। बताइए, वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो उनके साथ भारतीय किसान कैसे compete करेगा? तो जब तो एक उतनी सब्सिडी ही नहीं होगा तो हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये झूठ बोला जाता है, बहकाया जाता है, या तो ये जो अर्थशास्त्री बेईमानी से इस तरह का तर्क लाते हैं, या मूर्ख हैं, उन्हें वहां रहने का अधिकार नहीं है। और दोनों बात में वो वहां नहीं रहने चाहिए। जानबूझकर ये झूठ ढोल पीटा जाता है। अगर आप किसान की आमदनी उनके स्तर की कर दें, उससे 1/4 कर दें, मैं तो कहता हूं 1 लाख नहीं, आप तो हमें 10,000 रुपया एकड़ दे दीजिए, कुल 10,000 रुपये एकड़, बस काफी हो जाएगा। तो किसान मुकाबला कर लेगा। छोड़ दीजिए फ्री, हमें कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य और कुछ नहीं जरूरत। किसान हमारे देश के जिस तरह के लोग भी वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर का जो नारा दिया जाता है, उसको सबसे बेहतर तरीके से हमारे जो देश के अन्नदाता हैं किसान उसको अमल में लाते हैं। और हम देख भी रहे हैं इन दिनों किस तरह से वो अपना रोटियां, अपना खाना बना रहे हैं, अपने सारे संसाधन लेकर आए हैं। और उनकी सिर्फ और सिर्फ ये मांग है कि एमएसपी की उन्हें गारंटी मिल जाए। जिस तरह से सोमपाल शास्त्री जी ने ये तमाम चीजों को, जो बारीकियां हैं, जो नैरेटिव में कहीं ना कहीं मिसिंग हैं बातें, उनको हमने कोशिश की है कि हम आपके सामने रख सकें, ताकि आप अपने विवेक से ये फैसला ले सकें कि आखिर किसानों की मांग कितनी जायज है। किसान भ्रम में है या सरकार उन्हें भ्रम में डाल रही है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बोला जा रहा है। इसलिए मैंने अपनी बात यहीं से शुरू की थी। बहुत बहुत शुक्रिया सोमपाल जी इन तमाम चीजों को तफसील से समझाने के लिए और इन बारीकियों को पिन पॉइंट करने के लिए। तो दर्शकों, अभी फिलहाल इतना ही। किसान संवाद में इस तरह की बातचीत, इस तरह की वार्ता चलती रहेगी, आप देखते रहिए। और हमारी यही कोशिश होगी कि जो ये किसान आंदोलन है, इसके सभी जो आयाम हैं उनको हम आपके सामने रख सकें, ताकि आप अपने आप अपनी थाली के मुद्दों को समझ सकें। नमस्कार।